नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। गुरुवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे मार्केट्स के लिए आज इंटरनेशनल मार्केट से कैसे क्यूज है। तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, 20 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। 18,800 के पार इस समय एसजीएक्स निफ्टी और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ता चला जा रहा है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। 9 अंकों की कुछ कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार, लेकिन फ्लैट नैस्डैक फ्यूचर्स है जो कि बिल्कुल सपाट छोटे दायरे में 3 अंकों की मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, 100 अंक की मजबूती फिलहाल जापानीज मार्केट निके में दिख रही है। बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वो थोड़े से मिक्स बैग हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो यहाँ पर भी दायरे का ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारी उतार चढ़ाव हमने कमोडिटी मार्केट में बनता हुआ देखा है, जहां कच्चा तेल कल दिन के दौरान हमने देखा कि दबाव था, लेकिन फाइनली हमने $77 के करीब उसको जाते हुए देखा। और सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर ओवरनाइट हमने भारी करेक्शन देखा। कुछ कुछ यही हाल अधिकतर बेस मेटल्स में भी रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, वैसे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है आज, मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है जरा बताइए। कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है नेहा। आई थिंक अब एक क्लियर संकेत ग्लोबल मार्केट्स दे रहे हैं, यूएस के बाजार इन पर्टिकुलर, कि जब तक फेड की पॉलिसी नहीं आएगी तब तक कोई आप ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेते हुए देखेंगे। एक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में आ गए हैं, एक अच्छा पुल बैक हुआ है और उसी के आसपास अब आपको कंसोलिडेशन भी होते हुए दिख रहा है। तो कल कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो हमने देखा था कि अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त ही दिख रहे थे। उसके मुकाबले में देखेंगे तो डाउ थोड़ा आपको ऊपर बंद होते हुए दिखा है, एसएनपी और नैस्डैक में आपने गिरावट जरूर देखी है। बट एसेंशियली मिला जुला कारोबार था, भारी उतार चढ़ाव था, बट बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ की अगर आप बात करें तो सिर्फ 250 अंक की रेंज में आपने कारोबार होते हुए दिखा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नेगेटिव टेरिटरी में गया, अदरवाइज थ्रू द डे पॉजिटिव रहा, बट हल्की बढ़ती, सिर्फ 90 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। उसके सामने अगर आप देखें एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर कल थोड़ा अच्छा एक्शन था, स्पेशली एनर्जी स्टॉक्स, जिसकी वजह से डाउ को कल सहारा मिलते हुए दिखा है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनीज में भी आपने मूव देखा, जिसकी वजह से ये सेक्टर ठीक ठाक था। बट कल नैस्डैक में आपने गिरावट देखी और सिग्निफिकेंट गिरावट देखी है। 1.25% गिरकर नैस्डैक दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज आईटी शेयर्स में कल प्रेशर था, स्पेशली 2 बड़े स्टॉक्स में कल आपने गिरावट आते हुए देखी है। एक है आपका अल्फाबेट जो 0.25% गिरा है और एक आपका अमेजॉन जो 4.25% गिरा है। इसे मुनाफा वसूली ही माना जा रहा है, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है। बट क्योंकि इन 2 शेयर्स में इन पर्टिकुलर आपने ज्यादा गिरावट देखी, ओवरऑल आईटी भी थोड़ा कमजोर था, इसकी वजह से नैस्डैक आपको गिरते हुए दिखा। बट जो स्मॉल कैप्स की तेजी है वो अभी भी कायम है। कल भी हमने देखा रसल 2000 जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ा एक्शन आपको दिखा रहा है, कल भी यहां पर करीब 0.25% का उछाल था। जो डाउ में अच्छी एक्शन था और जो ब्रॉडर मार्केट में इनकी शेयर्स की रैली चल रही है वो अभी भी बरकरार है, जो कल की बड़ी मूव हमने आती हुई देखी। बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर आई है, तो ये एक संकेत बाजार को जरूर दे रही है। 10 साल की यील्ड आपकी बढ़कर कल 3.8% पर पहुंच चुकी है। तो देखते हैं इसका बाजार क्या अनुमान लगा रहे हैं। वैसे तो कल अगले हफ्ते की पॉलिसी के लिए अभी भी 72% लोग मान रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बट कल बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़कर आई है तो इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो बहुत ही सुस्त एक्शन था, कुछ ज्यादा बड़ा मूव आपको आते हुए नहीं दिखा। बट आज यूरोप का Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है मार्केट मूवमेंट के लिहाज से। कमोडिटीज में भी ठीक ठाक ही आपको एक्शन दिखा। कच्चा तेल कल 1% बढ़ा है, $77 के पास इस समय आपको ब्रेंट दिख रहा है। कुछ ज्यादा बड़ा मूव वैसे तो नहीं आ रहा है, एक ऑलमोस्ट रेंज में ही आपको दिख रहा है। बट हाँ, अमेरिका में जो साप्ताहिक आंकड़े हैं वीकली भंडार के, वो उम्मीद से विपरीत गिरकर आए हैं। इसकी वजह से कच्चे तेल को निचले स्तरों से थोड़ा सहारा जरूर मिला है। सोने में हमने कल $25 की गिरावट देखी है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर गई थी, तो उस पर रखिए नजर। 1960 पर था सोना, अब आपको और थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है। चांदी में ऊपरी स्तर से 225% का भारी करेक्शन कल आपने देखा है। बेस मेटल्स में भी आपको मिला जुला एक्शन दिखा है। कॉपर 4 हफ्ते की ऊंचाई से थोड़ा लुढ़का है, बट जिंक 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आपको दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज दायरे के ट्रेड में है। आज सुबह जापान के बाजार पर रखिएगा नजर, क्योंकि कल जापान में हमने बड़ी गिरावट देखी है, बट आज सुबह उनके रिवाइज्ड Q1 जीडीपी डेटा आया है। 1.6% था पहले जो फर्स्ट अनुमान आया था, अब वो बढ़कर आपके लिए 2.7% आ गया। तो रोबस्ट ग्रोथ है जापानीज इकोनॉमी में, शायद इसलिए बाकी एशिया के बाजार के मुकाबले जापान में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको दिख रहा है। बट नॉनदलेस अभी बाजार को इंतजार है अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी का, और उसके पहले कल एक सुस्त कंसोलिडेशन वाला एक्शन था। बट हाँ, यूएस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं, स्पेशली जो उनके ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स हैं।
चलिए, धन्यवाद दीप आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हर तरफ से हमने खरीदारी आते हुए देखी है, फिर चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो या घरेलू संस्थागत निवेशक। 400 करोड़ की खरीद घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दर्ज की और कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से 1380 करोड़ से अधिक की ही खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। आइए अब जान लेते हैं कि जो मौजूदा ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। सर आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला सवाल तो आज हमारा बड़ा इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर ले, पॉलिसी से पहले का बाजार, पॉलिसी के बाद का बाजार, कैसे ट्रेड करें? जी हाँ, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। और पॉलिसी के लिहाज से आज इम्पोर्टेंट दिन है भारतीय बाजारों के लिए, और वैसे पॉलिसी में किसी तरह के कोई बदलाव की उम्मीद है नहीं। ब्याज दरें न बढ़ेंगी न घटेंगी। जो पिछली बार ब्याज दरें बढ़ने से आरबीआई गवर्नर ने इन्हें रोकने का डिसीजन लिया, उसी निर्णय पर आज भी उसे आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। जो कुछ आज अहम है आरबीआई के लिहाज से वो ये कि गवर्नर साहब की भाव और भाषा किस तरह की रहती है, उस पर बाजार की नजर होंगी। और अच्छी बात यह है कि गवर्नर साहब के पास अच्छा बोलने के लिए काफी कुछ है, और शायद वो ज्यादा चेतावनी वाले अंदाज में कुछ भी शायद ना कहें, क्योंकि ग्लोबली स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। अमेरिका के वो आर्थिक मंदी में जाने के खतरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमोडिटीज के दाम है वो थोड़े और ठंडे हुए हैं। महंगाई को काबू में लाने के जो आरबीआई के और दुनिया भर की बाकी सरकारों के प्रयास जो है उसके असर आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक उनके पास बोलने के लिए काफी कुछ अच्छा है, और इसलिए आज से बाजार भी ये मानकर चल रहे हैं कि तो ब्याज दरों में बदलाव होगा, नहीं कमेंट्री खराब होगी। अब रिस्क एक ही है कि अगर कुछ अब भी वो सावधानी वाली भाषा बोल दें या अभी भी इस तरह के संकेत दें कि ब्याज दरें घटने का जो सिलसिला जब भी आरबीआई शुरू करेगा अभी उसमें लंबा रास्ता तय करना है, तो नेगेटिव साइड पर यही दो चीजें हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल पॉलिसी के साथ अकोमोडेटिव स्टैंड और साथ ही साथ अच्छी बातें महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर होनी चाहिए। लिक्विडिटी सिस्टम में पर्याप्त है, इसलिए आरबीआई गवर्नर को कोई खास चिंता की बात इस वक्त है नहीं। सो मेरे ख्याल से पॉलिसी के लिहाज से एक न्यूट्रल से बेहतर पॉलिसी देनी चाहिए, और बाजार नेचुरली 10 बजे तक तो पॉलिसी के पहले ग्लोबल संकेतों के लिहाज से ट्रेड करेगा, और 10 बजे के बाद पॉलिसी सुनने और देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। जी, पॉइंट टेकन सर। सर अब ये भी बता दीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है, कैसे ट्रेड करना है? नया देखिए, कल हमने एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट देखी है निफ्टी में स्पेशली, और वो भी आपकी आरबीआई पॉलिसी के ठीक पहले बाजार हमारे बेहतर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब धीमे धीमे सपोर्ट रेंज कल के ब्रेकआउट के बाद थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ये ब्रेकआउट रेंज यहाँ से अपने को मिली है 18,600-650 के आसपास। बाजार काफी दिनों से उसको पार करने के लिए थोड़ी सी संघर्ष कर रहा था। कल पार हुए, ठीक है, बंद भी हुए 18,700 के पार। तो अब आज के लिए जो आपका पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है वो है 18,600 से लेकर 18,650। इस रेंज पर रखिए नजर, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,800, 875 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है अगर पॉलिसी फेवरेबल रही तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये बड़ा सुस्त है। पिछले कई दिनों से 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है, न 44,500 के ऊपर जाता है, न 44,000 के नीचे टिकता है। तो इस रेंज में बार बार आता है बैंक निफ्टी। तो अब बैंक निफ्टी को बड़ा ट्रिगर चाहिए, या तो रेंज को तोड़कर नीचे जाए या फिर ऊपर आए। ज्यादा संभावना है ऊपर की बन रही है, और पॉलिसी अगर ठीक रही तो बैंक निफ्टी भी आजकल में एक बार 44,500 की रेंज को तोड़ने की कोशिश ऊपर की तरफ कर सकता है। फिलहाल आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट है 44,000, 44,125, और ऊपरी स्तरों पर 44,425, 44,500 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। तो बेसिकली इस 500 पॉइंट की रेंज में कहीं एक और बाहर निकलकर निर्णायक मूव आए, वो बैंक निफ्टी के लिए आज और आगे आने वाले समय के लिए दिशा तय करेगा। बट ओवरऑल फिलहाल तो मामला पॉजिटिव दिख रहा है। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बरकरार रहेगा। बस दायरे का ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लिए वो होगा 18,600 से 650 नीचे की तरफ, यानी कि वो सपोर्ट बैंड होगी, और ऊपर 18,800 से 875 तक की रेंज बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी दायरे का ट्रेड है, एक बड़े ब्रेकआउट का इंतजार है। 44,000, 44,125 ये आज सहारा देने वाले बैंड का काम करेगा, और 44,425 से 500
500 के ऊपर यानी कि 44,500 के ऊपर कुछ नई तेजी की तैयारी बैंक निफ्टी में बनती दिखेगी। तो फिलहाल तो आज के लिए इसी रेंज में आपको कामकाज करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज सुबह 10 बजे ब्याज दरों पर आरबीआई का फैसला आना है। इस बार की पॉलिसी से जानकारों को किस प्रकार की उम्मीदें हैं, इस पर जी बिजनेस ने एक्सपर्ट्स के बीच एक मेगा पोल कराया और पोल में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। क्या बातें निकल कर आई हैं वो विस्तार से जानते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। आप हर बार इस पर एक मेगा पोल करवाते हैं, इस बार के क्या हाईलाइट्स रहे हैं, कौन सी इंटरेस्टिंग बातें रही हैं, ब्याज दरें बढ़ेंगी कि घटेंगी यहाँ पर? चलिए ये वरुण से हम जानेंगे। थोड़ा सा अब उनके ऑडियो में यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। और हर बार की तरह आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। आज सुबह 9:45 बजे से यानी कि 9:45 से लगातार आपको जी बिजनेस पर जुड़े रहना है, क्योंकि पॉलिसी तो आएगी 10 बजे, लेकिन उससे पहले क्या क्या एंटिसिपेटेड है, मार्केट का क्या मूव हो सकता है, इन सब पर विस्तार से बात होगी। और इस पर एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार जी होंगी, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा और आईबीए के सीईओ सुनील मेहता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो वरुण, चलिए अब आपकी बारी आती है, बताइए मेगा पोल में क्या निकल कर आया है। चलिए, तो अनिल जी आपको पहले बता चुके हैं कुछ होने वाला तो है नहीं, ब्याज दरें ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, स्टेटस को रहने वाला है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि हमारे पोल में जितने भी पोल पार्टिसिपेंट्स थे, भले वो बैंकर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, सबने एक सुर में कहा है कि इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन अब सबकी नजर है कि कटौती कब से शुरू होगी, क्योंकि सबके सब यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कटौती होना शुरू होगी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही था। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि लोग कह रहे हैं कि या तो वो जो फेस्टिवल का सीजन आता है Q3 FY24 तब कटौती होगी, अगर तब नहीं हुई तो आप समझिए कि सीधे अगले वित्तीय वर्ष होगी, क्योंकि 50-50 के आसपास का मामला जो है यहाँ देखने मिला। इन्फ्लेशन को लेकर हमने पूछा कि क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है काफ़ी कम हो चुका है, लगातार कम हो रहा है, आरबीआई की जो रेंज है उसमें भी आ चुका है, तो यहाँ से क्या आरबीआई इसमें और कटौती करेगा अपने फोरकास्ट में? तो 50% का कहना था हाँ, 50% का कहना था कि नहीं। जीडीपी को लेके एक सुर में सबके सब कह रहे थे कि जीडीपी फोरकास्ट में आरबीआई कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है। वहीं लिक्विडिटी के बारे में जब हमने पूछा कि क्या आरबीआई फिर से एक बार लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए कोई मेजर्स उठाएगा, तो 75% का कहना था कि नहीं, पर्याप्त लिक्विडिटी है। 25% कह रहे थे कि हाँ, शायद थोड़े बहुत कदम आरबीआई उठा सकता है। आखिरी सवाल हमारा आरबीआई के रुख को लेकर था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इतने सारी पॉलिसीज से आरबीआई जो है विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन इसी रुख को लेकर चल रहा है, अब तक न्यूट्रल किया नहीं है। तो क्या इस बार आरबीआई करेगा अपना स्टैंड चेंज? अभी भी 75% कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आरबीआई करेगा। 25% कह रहे हैं कि शायद आरबीआई कर दे। तो रुख तो शायद चेंज ना हो, रेट्स नहीं बढ़ने वाले हैं ना ही घटेंगे। लेकिन हाँ, अब ये देखना होगा कि कमेंट्री में क्या वो इंडिकेशन देते हैं रेट कट्स की, क्योंकि बढ़ने की बात तो आप लोग भूल ही चुके हैं। और इन्फ्लेशन को लेके क्या टारगेट है आरबीआई का, वो देखना होगा। ये आपने सही कहा वरुण, क्योंकि अनिल जी ने भी एंड में यही नोट मेंशन किया कि यही एक चिंता की बात है कि अगर वो यहाँ कह दें कि रेट कट कुछ देरी के बाद होगा तो वो शायद थोड़ा चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन चलिए, यहाँ तो हमारी नजर रहेगी और आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है। लेकिन खबरों के दम पर बहुत सारा एक्शन भी होने वाला है, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो वरुण के पास इस समय मौजूद हैं। वरुण, ये भी बता दीजिए कि बैंकिंग स्पेस और फाइनेंस स्पेस तो हम देखेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स है जो बजिंग रहेंगे? चलिए, आरबीआई की पॉलिसी की बात तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे आपको नजर रखना है, जहाँ पे आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, फाइनल डिविडेंड पे ये विचार करेंगे। इसके अलावा आईक्यू लाइटिंग आईपीओ जो है आज बंद होने वाला है, इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक्स डेट है एनआईटी की, डीमर्जर है एनआईटी लिमिटेड और एनआईटी लर्निंग सिस्टम का, तो इसके चलते आप नज़र में रखेगा। स्टॉक जो है T2T में रहने वाला है और बीएसई स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जो है वहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा। यूरोप का तो Q1 जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा आईक्यू लाइटनिंग की जो मैं बात कर रहा था, अच्छा रिस्पांस मिला इसे। कुल सब्सक्रिप्शन जो है 6.83 टाइम्स रहा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5.92 टाइम्स रहा है, एनआई का सब्सक्रिप्शन करीब करीब 16 टाइम रहा है, क्यूआई भी 1.37 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, खासकर ओएमसीज, कल आपने देखा था कि ओएमसीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। यहाँ पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है दोबारा लगाने की उम्मीद कम है। हालांकि टैक्स पर फैसला जो है वो वित्त मंत्रालय लेगा। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल में जो अंडर रिकवरीज हो रही थी ना, वो अब खत्म हो चुकी है, ये सामने निकल के आया है। और ओएमसीज के पास दाम घटाने के लिए अब पर्याप्त रूम जो है वो बचा हुआ है। तिमाही के प्रदर्शन ठीक रहने के
दामों में कटौती जो है वो हो सकती है, इस तरह की खबरें निकल के आ रही है। दूसरी तिमाही में क्रूड की कीमतें जो है उसमें नरमी की उम्मीद है। साथ ही साथ अगले कुछ महीनों में गैस की कीमतें जो है उसमें कमी आ सकती है। हालांकि आईओसी की तरफ से भी, ये रॉयटर्स की तरफ से आया है कि फिलहाल रिवीजन का कोई प्लान ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो अब खबरें आ रही है कि रूम बहुत बचा है इनके पास काटने के लिए प्राइजेस, तो देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलता है। मास्को डॉग यहाँ पे नजर रखिएगा, हमारी खबर पर मोहर है कि थाइसन कप के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। दरअसल जर्मन रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ मौजूद थे और उनके प्रेजेंस में ये किया गया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सबमरीन जो है वो बनाने वाली है। हालांकि डील की साइज इनके डिस्क्लोजर में नहीं दिया है, लेकिन कुछ खबरें जो है, जैसे कि रॉयटर्स की तरफ से खबर आई है कि जो डील की पूरी साइज हो सकती है इंडियन नेवी के साथ, वो करीब 520 करोड़ डॉलर के आसपास की हो सकती है। तो एक बड़ा अमाउंट है, नजर रखिएगा इसके ऊपर। टाटा एलेक्सी कंपनी को इसरो से गंगायान मिशन जो है उसके लिए ऑर्डर मिला है। क्रू मॉडल रिकवरी मॉड्यूल्स जो है उसकी डिलीवरी के लिए ऑर्डर जो है वो मिला है। हालांकि यहाँ पे भी अमाउंट नहीं दिया है। विप्रो यहाँ पे कंपनी और सिस्को ने प्राइवेट 5G एस सर्विस जो है, ऐसे सर्विस जो होती है उसके सोल्यूशन को लॉन्च कर दिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेज़ी के लिए सोल्यूशन को जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है। गति ने अपना मंथली अपडेट दिया है, जहाँ पे इनके मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 8.9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे वॉल्यूम्स में और बढ़ोतरी होगी। और आखिरी में टीटागढ़ वैगन्स पे नजर रखेगा। 10 जून को बोर्ड की बैठक है, जहां पे प्रेफरेंशियल इशू, QIP, राइट इशू, शेयर जारी करके ये फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। चलिए वरुण, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से सेक्टर्स, शेयर्स उनके रेडार पर रहने वाले हैं। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राकेश बंसल, वेंचर्स के राकेश बंसल सर जुड़ चुके हैं। बंसल सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। OMCs ऑयल एंड गैस माफ कीजिएगा, OMCs एंड ऑयल एंड गैस स्पेस, ये आज खबरों के दम पर रेडार पर रहने वाले हैं। OMCs में कल हमने जबरदस्त एक्शन भी देखा, फिर चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOC हो। सर, क्या इस पॉकेट पर आज आपकी नजर रहेगी, क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग भैया, बिल्कुल नजर रहेगी। और देखिए, कल हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक अच्छा खासा मूव आते हुए देखा था, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है BPCL, IOC के अंदर भी उस तरीके के मूव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल OMC जिनके पास है होल्ड रखें, और हल्की फुल्की करेक्शन पे यहाँ खरीदारी की राय है। जिस तरीके का मोमेंटम कल HPCL में देखा है, सिमिलर मोमेंटम BPCL और IOC भी दिखाने का दमखम रखते हैं। यहाँ पर तो नजर रहेगी, लेकिन सर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर सबकी नजर रहने वाली है। कल हमने देखा, वैसे निफ्टी बैंक तो स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ था, लेकिन ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, इसमें प्रेशर दिखा है। बट कुछ चुनिंदा बैंकों ने कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। SBI, एक्सिस, PNB, HDFC बैंक उनमें से एक रहे हैं। बैंकिंग स्पेस पर और फाइनेंस स्पेस पर क्या राय बन रही है? नया मेरा तो मानना है कि बैंकिंग तो बाय ऑन डिप्स है। देखिए, बैंकिंग अनचार्टेड टेरिटरी में एक बड़ा अपमूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये जो बड़े अपमूव होते हैं, बड़ी व्हाइट या ब्लू कैंडल होती है, बिना किसी वार्निंग सिग्नल इन एडवांस के आती हैं, तो जिनके पास बैंकिंग स्टॉक्स हैं होल्ड करना चाहिए। और बैंकिंग में देखें तो हल्की फुल्की जो करेक्शन देखने को मिली, एक तो HDFC बैंक, और दूसरा जब ये MSCI का रीबैलेंसिंग हुई थी तो कोटक बैंक का भी बॉटम इज इन प्लेस है, और HDFC बैंक के अंदर भी बेस बिल्डिंग चल रही है। तो ये दो बैंक जब चलेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर भी अपमूव देखने को मिलेगा। तो बैंक्स के अंदर बड़ा क्लियरली है कि जिनके पास है बने रहने की राय है। कि बैंकिंग स्पेस में भी बने रहने की रिकमेंडेशन HDFC बैंक पर रखिएगा नजर। सर, ये बताइए, आपकी आज बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं, आपको कमाई के मौके कहां दिख रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा बैंकिंग तो जिनके पास है रखना चाहिए। एक पावर ग्रिड को मिस नहीं करना चाहिए। जब इसके अंदर शॉर्ट टर्म चार्ट पर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, पावर ग्रिड के अंदर एक अपमूव देखने को मिला है, तो पावर ग्रिड को मेरे को लगता है यहाँ खरीदना चाहिए। 235, 236, 235, 236 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 247, 248 के लेवल्स पावर ग्रिड पे देखने को मिलेंगे। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर भी बेस बना हुआ है, और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। और निफ्टी को अब नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाना है तो रिलायंस एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है। 2498 के अराउंड की क्लोजिंग है। 2475, 2475 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2545 के लक्ष्य के लिए रिलायंस को खरीदें। ये तो नेहा हो गई आजकल के लिए बातचीत। और जो लोग थोड़ा सा पोजिशनल देखते हैं, वहां पर मेरे को ऐसा लगता है हीरो मोटर कॉर्प, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा स्टील, 3 स्टॉक्स हैं जहां पर एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। बट टाटा कम्युनिकेशन को तो गिरावट पे लेना है,
हीरो मोटरकॉर्प में 20-25 रुपए की गिरावट आए तो एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट बनता है। और टाटा स्टील तो इन्हीं स्तरों पे लेना चाहिए। 3 स्टॉक जो हैं जून सीरीज के नजरिए से एक अच्छी री रेटिंग दिखाने का दमखम रखते हैं। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है इक्विटी स्पेस में कमाई के मौके। तो पावर ग्रिड 235 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी 248 के टारगेट के लिए। सिमिलरली रिलायंस में 2475 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीद 2545 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बतौर बोनस शेयर यहाँ पर हीरो मोटो, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा स्टील, इन तीनों स्पेसेस में खरीद की रिकमेंडेशन आई है। और अगर ये तीनों स्टॉक्स हैं आपके पास तो आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आइए अब बारी आती है कमोडिटी मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी उठापटक हमने बनते हुए देखी है। आज कहां पर रणनीति अपनानी है, कैसी रणनीति अपनानी है, उस पर बात करेंगे। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। मुझे बताइए कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है? कल हमने इसे 6000 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा और काफी समय से एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है, क्या किया जाए आज? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए जब से ओपेक मेंबर का डिसीजन आया है तब हमने एक वॉलिडिटी बढ़ती हुई देखी है। हालांकि जो ट्रेंड बना है वो लोअर लेवल पे खरीदारी का ही बना था। हमने देखा है कि नीचे प्राइस 5800 के आसपास आए थे, वहां से उठकर करीबन 6000 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अब प्राइस $76-77 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन से मार्केट को एक पॉजिटिव क्यूज मिला है। हमें लगता है कि ट्रेंड यहाँ पर अभी पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है। तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। क्रूड में करीबन 5950 के आसपास खरीदारी करें, 5800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लग रहा है कि इस बार अब अगेन 6200 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 78 से लेकर $80 तक ब्रेंट के भाव देखे जा सकते हैं। अनुज जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल में आज किस प्रकार से ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। लेकिन बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। कि किन शेयरों पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर रहने वाली। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। बीपीसीएल पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 368 की क्लोजिंग, 425 का टारगेट। एचपीसीएल पर भी देखें तो अंडरवेट की रेटिंग है, 250 रुपए के करीब का टारगेट है। आईओसी पर भी ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है, 91 की क्लोजिंग, 111 का टारगेट। और अंत में जोमैटो, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ही कवरेज है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 85 रुपए के लक्ष्य के लिए। धन्यवाद आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बता दें हीरो मोटो का फोकस अब प्रीमियम बाइक्स पर रहेगा। कंपनी ने हर तिमाही एक प्रीमियम बाइक लॉन्च करने का प्लान बनाया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के नए सीईओ निरंजन गुप्ता ने ये बात कही है। आइए आपको भी इनके इंटरव्यू का अंश सुनाते हैं। प्रीमियम में हमारी 3 pronged स्ट्रेटेजी है, जो है एक कि हमारा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, बिकॉज यू कैनॉट विन दिस रेस बाय पुटिंग वन हॉर्स इन द रेस, सो यू नीड हॉर्सेज इन द रेस, एंड विच इज वेयर आप देखेंगे जो हमने पहले अनाउंस किया हुआ है कि इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीमियम लॉन्चेस होंगे, जो हीरो की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। हम हर बार एक प्रोडक्ट एक साल में लॉन्च करते हैं, बट ये रेस हम एक घोड़े से नहीं जीत सकते, एंड विच इज़ वाई हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बट इतना बता सकता हूं कि हर क्वार्टर में आपको एक नया प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च दिखेगा। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप कर